अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान फजल रहमान रहमानी। आज मुरखा 22 अगस्त है। पेश है दूरबीन की ताज़ा तरीन पेशकश। आज दूरबीन के अहम मौज़ूआत हैं। भारतीय चांद मिशन चंद्रयान-3 बुध को चांद पर उतरने के लिए तैयार है। चांद मिशन चंद्रयान-3 कामयाबी के साथ अपने आखिरी मरहले में पहुंच चुका है। आज की दूरबीन में देखिए इस चांद मिशन की पूरी कहानी। रियासत बिहार के जिला कैमूर के भभुआ इलाके में वाक़े एक स्कूल में एक नाबालिग मुस्लिम तालिब इल्म को जबरदस्ती जय श्री राम का नारा लगवाया गया। फिक्र नजर ने इस खबर की इंतहा तक पहुंचकर तहकीक की है। आज की दूरबीन में जरूर देखिए इस खबर की पूरी तफसील। किसानों ने एक बार फिर अपने मुतालबात को लेकर मरकज की मोदी हुकूमत के खिलाफ महाज खोल दिया है। पंजाब के संगरूर के लोंगोवाल थाने के बाहर किसानों का एहतजाजी मुजाहिरा जारी है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगल को मध्य प्रदेश के सागर जिला में एक जलसे आम से खिताब किया। उस जलसे आम को बुंदेलखंड में कांग्रेस की ताकत के मुजाहरे के तौर पर देखा जा रहा है। आलमी वबा कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में लाखों अफराद ने अपनी जान गंवा दी है। एक तहकीक सामने आई है जिसमें कहा गया है कि कोरोना से सेहतयाब होने के बाद भी बहुत से लोग जल्द ही फौत हो गए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जुनूबी अफ्रीका के सदर मातमेला सिरिल रामाफोसा की दावत पर 15वीं ब्रिक्स सरबराही इजलास में शिरकत के लिए आज जुनूबी अफ्रीका पहुंचेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने पार्टी हेडक्वार्टर में मीडिया के साथ बातचीत करते हुए कहा कि कल आदम तंजीम JKLF के सरबराह मोहम्मद यासीन मलिक की अहलिया को पाकिस्तान की नई निगरान हुकूमत में ओहदा देने के साथ उनका कोई लेना देना नहीं है। आज दूरबीन में देखिएगा भारत का वो फ्रॉड जिससे जुड़े 40 अफराद की पुरस्रार हालत में मौत हो गई। तफसीलात में जानिए दिलचस्प हकायक। थाईलैंड के सुप्रीम कोर्ट ने मंगल के रोज एक बयान में कहा कि साबिक वजीर आजम थॉक्सन शिनाउत्रा को वतन पहुंचने के बाद 8 बरस कैद की सजा के तहत जेल में डाल दिया गया। बरतानवी नर्स लूसी लेटवी को 21 अगस्त पीर के रोज 7 नौजायदा बच्चों को कत्ल करने और मजीद 6 को कत्ल करने की कोशिश के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, जिसके तहत अब वो ताहयात कैद में रहेंगी। आप हमें YouTube पर देखने के अलावा हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप फिक्र नजर उर्दू का प्रोग्राम दूरबीन देख रहे हैं। भारतीय चांद मिशन चंद्रयान-3 बुध को चांद पर उतरने के लिए तैयार है। चांद मिशन चंद्रयान-3 कामयाबी के साथ अपने आखिरी मरहले में पहुंच चुका है और चंद्रयान लैंडर मॉड्यूल LM 23 अगस्त की शाम 6:04 पर चांद के जुनूबी कुतुबी इलाके पर उतरेगा। अब तक मिशन बिल्कुल अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा कर रहा है और अब सबकी नजरें इस लैंडिंग पर है, जो अगर कामयाब हो जाता है तो भारत को अक़वाम के एक एलिट ग्रुप में शामिल कर देगा, जिसमें अमेरिका, रूस और चीन शामिल हैं। इसरो के साइंसदान निस्फ शब से चंद्रयान-3 मिशन की निगरानी कर रहे हैं। वाज़ेह है कि चंद्रयान-3 की लैंडिंग से चंद घंटे कबल इसरो ने एक संग-मील हासिल किया, जब मदार में ले जाने वाले चंद्रयान-2 ने कल चंद्रयान-3 का लैंडर मॉड्यूल LM रस्मी तौर पर इस्तकबाल किया गया। चंद्रयान-2 ऑर्बिटर चंद्रयान-3 लैंडर के साथ इसरो के लिए पिकअप मवासलाती चैनल होगा। इसरो ने एक्स चंद्रयान-3 मिशन पर एक पोस्ट में कहा, खुश आमदेद दोस्त। CH2 मदार ने बाज़ाब्ता तौर पर CH3 LM का खैर मकदम किया। इसरो ने 2019 में कहा था कि एन लॉन्चिंग और मदारी तदबीरों की वजह से चंद्रयान-2 के मदारी मिशन की जिंदगी में 7 साल का इजाफा हुआ है। चंद्रयान-2 मिशन जो 22 जुलाई 2019 को शुरू किया गया था, चांद के नामालूम जुनूबी कुतुब को तलाश करने के लिए एक मदार, लैंडर और रोवर पर मुश्तमिल था। चंद्रयान-2 को जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया था और रोवर को ले जाने वाला लैंडर सितंबर 2019 में लैंडिंग साइट के बिल्कुल करीब तकनीकी खराबी की वजह से गिरकर तबाह हो गया, जिससे मिशन 99.99% कामयाब रहा। रियासत बिहार के जिला भभुआ इलाके में वाक़े एक स्कूल में एक नाबालिग मुस्लिम तालिब इल्म को जबरदस्ती जय श्री राम का नारा लगवाया गया। इत्तलात के मुताबिक इस मामले में शरीक तमाम मुलज़िमीन और मुतासरा तालिब इल्म नाबालिग हैं और सभी एक स्कूल में पढ़ते हैं। गुज़श्ता रोज एक्स यानी ट्विटर और फेसबुक समेत दीगर सोशल मीडिया साइट्स पर कुछ लोगों ने एक वीडियो शेयर किया
जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि तालिब इल्म से जबरदस्ती जय श्री राम का नारा लगवाया जा रहा है। उस ट्वीट के साथ लोगों ने कैमूर थाना का भी एक ट्वीट शेयर किया जिसमें लिखा था कि भभुआ थाना में इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई है, शनाख्त करके मुलजमीन के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इस मामले की तहकीक के लिए फिक्र नजर ने भभुआ थाना के एसएचओ रामानंद मंडल से बातचीत की। उन्होंने साफ बताया कि यह मामला भभुआ थाना से करीब एक स्कूल का है, जहां कुछ शरपसंद तालिब इल्मों ने एक तालिब इल्म से जबरदस्ती जय श्री राम का नारा लगवाया और फिरका वाराना हम आहंगी को मुतासिर करने की कोशिश की। एसएचओ ने मजीद बताया कि इस मामले में 2 अफराद की गिरफ्तारी हुई है और मामले की तहकीकात जारी है। आपको याद दिला दूं कि इससे कबल भी कई बार भारत के मुख्तलिफ रियासतों में हुजूम की जानिब से मुस्लिम शख्स को जबरदस्ती जय श्री राम का नारा लगवाने का मामला सामने आ चुका है। मुंह देखा बोल, जो बोल जल्दी बोल, जय श्री राम, जोर से बोल, जय श्री राम। किसानों ने एक बार फिर अपने मुतालबात को लेकर मरकज की मोदी हुकूमत के खिलाफ महाज खोल दिया है। पंजाब के संगरूर के लोंगोवाल थाने के बाहर किसान धरने पर बैठे हैं। किसानों के नुमाइंदे दिलबाग सिंह हरिगढ़ ने कहा कि किसानों को नुकसान का सामना है, इसलिए 16 किसान यूनियनों ने मरकजी हुकूमत से रिलीफ फंड के तौर पर 50,000 करोड़ रुपए जारी करने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि उनकी फसलों को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने यह भी मुतालबा किया कि मरकज केरला की तर्ज पर एमएसपी कानून बनाए ताकि उन्हें लूटा न जाए। संगरूर के एसपी कुलविंदर सिंह ने किसानों के धरने पर कहा कि उन्होंने कल धरना दिया था, जब उन्होंने उनसे बातचीत की और कहा कि वो मरकजी शाहराह या टोल प्लाजा को ब्लॉक न करें, तो उन्होंने कहा कि वो यहाँ यानी पुलिस स्टेशन के करीब धरना देंगे। अचानक उसने आगे बढ़ने का मंसूबा बनाया, जिस पर मुतल्लिका एसएचओ और डीएसपी ने उनसे बात की और उन्हें यहीं रहने को कहा। एसपी ने कहा कि किसानों ने उनकी बात नहीं सुनी, वो उनसे बात करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने अमनो अमान बरकरार रखने के लिए तकरीबन 300 से 350 पुलिस एहलकारों को तैनात किया है और नाकाबंदी भी कर रखी है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे मंगल को मध्य प्रदेश के सागर जिला में एक जलसे-आम से खिताब कर रहे हैं। इस जलसे-आम को बुंदेलखंड में कांग्रेस की ताकत के मुजाहरे के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले ही उस इलाके का दौरा किया था। रियासती कांग्रेस की तरफ से दी गई मालूमात के मुताबिक कांग्रेस कमेटी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे मंगल को 11:30 बजे भोपाल पहुंचे। खड़गे और कमलनाथ भोपाल से हेलीकॉप्टर के जरिए रवाना हुए और 12:30 बजे सागर पहुंचे। वहां से कायदीन दोपहर 12 बजे बजरिए सड़क सागर के कजली वन मैदान पहुंचे, जहां वो एक जलसे-आम से खिताब किया। जहां उन्होंने एक जलसे-आम से खिताब किया। पार्टी की तरफ से दी गई मालूमात के मुताबिक खड़गे और कमलनाथ तकरीबन 1:30 बजे हेलीकॉप्टर से सागर से रवाना हुए और 2:15 पर भोपाल पहुंचे। खड़गे के जलसे-आम के लिए कांग्रेस ने भरपूर तैयारी की। पार्टी के कई बड़े रहनुमा, साबिक वजीर आला दिग्विजय सिंह, साबिक मरकजी वजीर अरुण यादव और दीगर एक दिन पहले ही सागर पहुंच चुके और उन्होंने वहां पहुंचकर तैयारियां शुरू कर दी और तैयारियों का मुकम्मल जायजा लिया। आलमी वबा कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में लाखों अफराद ने अपनी जान गंवा दी। अब एक तहकीक सामने आई है जिसमें कहा गया है कि कोरोना से सेहतयाब होने के बाद भी बहुत से लोग जल्द ही फौत हो गए। इस तहकीक में कहा गया है कि तकरीबन 6.5% मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज होने के 1 साल के अंदर फौत हो गए। फौत होने वाले मरीजों में से तकरीबन 73.3% लोग एक या ज्यादा बीमारियों में मुब्तला थे। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने यह मुतालबा उन मरीजों पर किया है जो 14 दिन या उससे ज्यादा अरसे से अस्पताल में दाखिल थे। नेशनल क्लिनिकल रजिस्ट्री बराए कोविड-19 यानी NCRC के मुहक्किकीन ने 1 साल तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों के 31 अस्पतालों में दाखिल संगीन मरीजों को डिस्चार्ज होने के बाद उनकी निगरानी की। फरवरी 2023 तक इस मॉनिटरिंग के दौरान हर 3 माह बाद 14,419 मरीजों से राब्ता किया गया। इस तहकीक में यह बात सामने आई कि उनमें से 952 अफराद 1 साल के अंदर ही मर गए, यानी 6.5% लोग 1 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रहे। इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च के ताजा शुमारे में शाये होने वाली इस तहकीक में देखा गया है कि मर्दों की अमवात की शरह खवातीन के मुकाबले में 65% ज्यादा है। उनमें से बहुत से लोग ऐसे भी थे जो डिस्चार्ज होने के 10 दिन के अंदर फौत हो गए। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक नौजवानों की अमवात की शरह कम और बड़ी उम्र के लोगों की उम्र ज्यादा रही। इस तहकीक के मुताबिक 17.1% लोग ऐसे थे जिनमें 4 से
8 हफ्तों के अंदर ज़िमनी असरात जाहिर होने लगे। बाकी 73.3% ऐसे लोग थे जो किसी न किसी बीमारी में मुब्तला थे। तहकीक में कहा गया है कि जिन लोगों ने कोविड से मुतासिर होने से पहले वैक्सीन ली थी वो शदीद बीमारी होने के बाद अस्पताल में दाखिल हुए, लेकिन डिस्चार्ज होने के बाद उन्हें मौत से 60% तक तहफ़्फ़ुज़ हासिल हुआ। मरने वालों में कम से कम 197 अफराद ऐसे थे जिन्होंने वैक्सीन की कम से कम एक खुराक ली थी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जनूबी अफ्रीका के सदर मातमेला सिरिल रामाफोसा की दावत पर 15वीं ब्रिक्स सरबराही इजलास में शिरकत के लिए आज जनूबी अफ्रीका पहुंच रहे हैं। ब्रिक्स ग्रुप में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका शामिल हैं। ब्रिक्स सरबराही इजलास 22 से 24 अगस्त तक मुनक़िद होने वाला है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का जनूबी अफ्रीका का यह तीसरा दौरा होगा और यह दौरा भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सिफारती ताल्लुकात की 30वीं सालगिरह के मौके पर होगा। इस साल ब्रिक्स इजलास जनूबी अफ्रीका की सदारत में मुनक़िद हो रहा है। इस साल के सरबराही इजलास का मौजू ब्रिक्स और अफ्रीका बाहमी तेज रफ्तार तरक्की, पायदार तरक्की और जामे कसीरुल जिहती के लिए शराकत दारी है। कोरोना वायरस के सबब मुसलसल 3 साल ब्रिक्स के इजलास वर्चुअल तौर पर मुनक़िद किए गए थे। उन 3 सालों के बाद यह पहला ज़ाती तौर पर होने वाला ब्रिक्स सरबराही इजलास होगा। खारजा सेक्रेटरी विनय क्वात्रा ने वज़ीर आज़म मोदी के जनूबी अफ्रीका और यूनान के दौरे से कबल एक खुसूसी ब्रीफिंग में कहा कि जैसा कि उन्होंने अपने रिमार्क्स में जिक्र किया कि मेज़बान मुल्क जनूबी अफ्रीका ने बड़ी तादाद में मेहमान ममालिक को मदऊ किया है। इसके अलावा यकीनन ब्रिक्स के मेंबरान भी इस इजलास में शिरकत करेंगे। विनय क्वात्रा ने मजीद बताया कि भारत का एक तिजारती वफ्द भी बिजनेस ट्रैक मीटिंग्स में शिरकत के लिए जनूबी अफ्रीका का दौरा कर रहा है। वज़ीर आज़म के सफर के बारे में तफसीलात फराहम करते हुए विनय क्वात्रा ने कहा कि 15वीं ब्रिक्स समिट के लिए भारत का एक तिजारती वफ्द बिजनेस ट्रैक मीटिंग भारत का एक तिजारती वफ्द बिजनेस ट्रैक मीटिंग्स और ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल, ब्रिक्स वीमेन बिजनेस अलायंस और ब्रिक्स खवातीन बिजनेस अलायंस की मीटिंग्स में शिरकत के लिए जनूबी अफ्रीका का भी सफर कर रहा है। क्वात्रा ने कहा कि ब्रिक्स इजलास के दौरान जनूबी अफ्रीका में मौजूद रहनुमाओं के साथ दोतरफा मुलाकात के हवाले से वज़ीर आज़म का शेड्यूल तैयार किया जा रहा है। अपने दौरे जनूबी अफ्रीका के दौरान वज़ीर आज़म मोदी एक खुसूसी तकरीब यानी ब्रिक्स अफ्रीका आउटरीच और ब्रिक्स प्लस डायलॉग में भी शिरकत करेंगे, जिसका इनेकाद ब्रिक्स समिट के बाद किया जा रहा है, जिसमें जनूबी अफ्रीका की तरफ से मदऊ करदा दीगर ममालिक भी शामिल होंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जोहानिसबर्ग में मौजूद बाज़ रहनुमाओं से दोतरफा मुलाकातें भी करेंगे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन 15वीं ब्रिक्स सरबराही इजलास में अमली तौर पर शामिल होंगे, जबकि रूसी वफ्द की क़यादत वज़ीर ख़ारजा सोगोई लोरोव करेंगे। वो ब्रिक्स अफ्रीका आउटरीच और ब्रिक्स प्लस डायलॉग के मौजू के साथ एक खुसूसी तकरीब में भी शिरकत करेंगे। ये ब्रिक्स सरबराही इजलास के बाद मुनक़िद किया जा रहा है और इसमें दर्जनों ममालिक शामिल होंगे, जिनमें ज्यादातर अफ्रीकी बर्रे आज़म से हैं, जिन्हें जनूबी अफ्रीका ने मदऊ किया है। क्वात्रा ने कहा कि जोहानिसबर्ग में अपनी मसरूफियात को मुकम्मल करने के बाद वज़ीर आज़म मोदी यूनान के वज़ीर आज़म की दावत पर 25 अगस्त को सरकारी दौरे के लिए यूनान जाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने पीर के रोज पार्टी हेडक्वार्टर में मीडिया के साथ बातचीत करते हुए कहा कि कलअदम तंजीम JKLF के सरबराह मोहम्मद यासीन मलिक की अहलिया को पाकिस्तान की नई नीरा हुकूमत में ओहदा देने के साथ उनका कोई लेना देना नहीं है। यह पड़ोसी मुल्क का अंदरूनी मामला है। उन्होंने सवालिया अंदाज में कहा कि क्या हम पाकिस्तान से मशवरे के बाद वज़रा की यहाँ तकर्रुरी करते हैं? हम उनसे अपने वज़रा की तकर्रुरी से पहले हमसे मशवरा करने की तवक्को क्यों रखें? ये उनका अंदरूनी मामला है और हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। राहुल गांधी के हालिया बयान की चीन ने लद्दाख में भारत की जमीन पर कब्जा किया के सवाल के जवाब में उमर अब्दुल्ला ने कुछ कहने से गुरेज किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ही उसका जवाब देंगे, क्या चीन ने भारत की जमीन कब्जे में ली है? उन्होंने कहा कि जाहिर है कि वहां यानी लद्दाख में उनके साथियों ने राहुल गांधी को इस मामले के बारे में बताया होगा। बता दें कि कांग्रेस पार्टी के सीनियर रहनुमा राहुल गांधी ने गुज़िश्ता रोज कहा कि मरकजी हुकूमत दावा कर रही है कि भारत की 1 इंच जमीन चीन ने नहीं ली है, ताहम हकायक इसके बरअक्स हैं। उन्होंने बताया कि मकामी लोग दावा कर रहे हैं कि भारतीय इलाके में चीनी फौजियों ने मुदाखलत की और चरागाह को अपने कब्जे में ले लिया। उनके मुताबिक मरकजी हुकूमत की जानिब से चीन के हवाले से किए जा रहे सभी दावे हकीकत से कोसों दूर हैं। जम्मू कश्मीर में आने वाले बल्दियाती इंतखाबात के बारे में पूछे जाने पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो इंतखाबात के ऐलान के बाद ही इस पर तबसरा करेंगे। उन्होंने कहा कि आज बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात कराने से क्यों खौफजदा है, जबकि दीगर तमाम इंतखाबात कराए जा सकते हैं। उन्होंने सवालिया अंदाज में कहा कि अगर ULB, पंचायत और पार्लियामान के इंतखाबात हो सकते हैं तो असेंबली के लिए क्यों नहीं? बीजेपी असेंबली इंतखाबात से
क्यों भाग रही है। लद्दाख में हिल काउंसिल के इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस के इंतखाबी निशान के मामले पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया तो उनकी पार्टी जीत जाएगी। उन्होंने कहा कि क्या हिल काउंसिल इंतखाबात में एनसी का निशान इतना बड़ा मसला बन गया है कि इंतजामिया को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े। हमारे वकला तैयार हैं और हमें वहां भी जीत की उम्मीद है। वाज़ेह रहे कि रवा महीने की 5 तारीख को इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी की गई थी। उस नोटिफिकेशन में कहा गया था कि इस रुकनी LAHDC की 26 नशिस्तों पर आइंदा माह यानी सितंबर की 10 तारीख को इंतखाबात मुनक्किद किए जाएंगे, जिसके बाद वोटों की गिनती 4 रोज बाद यानी 14 सितंबर को अंजाम दी जाएगी। ये सन 2012 की बात है जब भारत के वस्ती शहर उज्जैन में रेलवे ट्रैक पर एक 19 साल लड़की की लाश मिली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह दम घुटना बताया गया था। पुलिस ने पहले इसे कत्ल का मामला करार दिया और इस कबायली लड़की की लाश को लावारिस समझकर दफना दिया गया, लेकिन बाद में पोस्टमार्टम हुआ तो मौत की वजह खुदकुशी करार दी गई। झाबुआ जिला के निमृता डामोर के वालिद महताब सिंह ने हाल ही में बताया कि निमृता को व्यापम से मुतल्लिक मामलात का इल्म हो गया था, इसलिए उसे कत्ल कर दिया गया। जब महताब सिंह बात कर रहे थे तो उनके जिस्म में कपकपी सी दौड़ गई, क्योंकि जिस सोफे पर वो बैठे थे उस सोफे पर सन 2015 की एक दोपहर को उन्हीं जैसा एक सहाफी बैठा था जो अचानक और पुरअसरार तौर पर मौत के घाट उतार दिया गया। निमृता डामोर की मुश्तबा मौत और व्यापम स्कैंडल की तहकीकात के दौरान 8 साल पहले न्यूज चैनल आज तक के रिपोर्टर अक्षय सिंह यहां महताब सिंह के घर पहुंचे थे। महताब सिंह ने बताया कि चाय पीने के बाद अक्षय सिंह के मुंह से झाग निकलने लगी और उनकी सांस हमेशा के लिए बंद हो गई। व्यापम यानी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड स्कैंडल से जुड़े तकरीबन 40 अफराद की मुश्तबा हालात में मौत हुई, जिसने इस मामले को मजीद खौफनाक और पुरअसरार बना दिया। इस घपले में दलालों, सियासतदानों और अफसरों के नेटवर्क ने 20 से 22 साल के नौजवानों को PMT यानी प्री मेडिकल टेस्ट, इंजीनियरिंग वगैरह में दाखिले के इम्तिहानात फ्रॉड करके पैसे के एवज बेच डाले थे। सैकड़ों नौजवान मध्य प्रदेश के जेल की सलाखों के पीछे सजा काटने के बाद आज भी अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। अब लोग इस मामले पर बात करने से कतराते हैं। सहाफियों का यहां तक कहना है कि इस मामले की तह तक जाने की कोशिश करना खतरनाक है, जबकि रियासती हुकूमत का कहना है कि यह तमाम अमवात कुदरती हैं जिनका व्यापम से कोई ताल्लुक नहीं। वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने भी बार बार इल्जामात को बेबुनियाद करार देते हुए दावा किया है कि उन्होंने व्यापम से मुतल्लिक मामलात में ठोस कार्रवाई की है। यह सिर्फ सहाफी अक्षय सिंह या तालिबा निमृता डामोर की मौत की बात नहीं। मुश्तबा हालात में तकरीबन 40 अफराद की अमवात की वजह से बड़ी तादाद में खानदान तबाह हो चुके हैं। इस फ्रॉड के एक मुलजिम राजीव कहते हैं कि इस मामले में फंस जाने से कई खानदान तबाह हुए थे। शायद जहनी तनाव की वजह से लोगों ने खुदकुशियां की, शादियां टूट गईं, कई के वालिदैन इस गम में चल बसे। पुलिस के मुताबिक इस इम्तिहान घपले में, जिसे बिहार के चारा घोटाले से बड़ा कहा जाता है, उम्मीदवारों के बजाय मेडिकल, इंजीनियरिंग वगैरह के दाखिला इम्तिहानात में दूसरों को लिखने को कहा गया था। इम्तिहानी पर्चे इम्तिहान का वक्त खत्म होने के बाद भी लिखे गए। इंजन बोगी सिस्टम नामी इंतजाम में बैठने का कुछ इस तरह इंतजाम किया गया था कि आगे पीछे बैठे इम्तिहान देने वाले नकल कर सकें। वो लोग जिन्होंने दूसरों की तरफ से टेस्ट दिया, जिनको जवाबात दूसरे से नकल करने के लिए कहा गया, उन्हें सॉल्वर यानी हल करने वाले कहते हैं। ऐसे लोग ज्यादातर मामलात में पहले ही मेडिकल कॉलेजों में जेर तालीम थे और उन सबको दूसरे शहरों से पैसे देकर लाया गया था। CBI ने एक बयान में कहा कि ये सॉल्वर या हल करने वाले उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, झारखंड, मगरबी बंगाल, महाराष्ट्र जैसी रियासतों से लाए गए थे। ज्यादातर मामलात में ये हल करने वाले या तो मेडिकल कॉलेजों में पढ़ने वाले तलबा थे या वो रोशन दिमाग लड़के थे जो कोचिंग में PMT की तैयारी कर रहे थे। राजीव और शेखर एक दूसरे से सैकड़ों किलोमीटर के फासले पर रहते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी तकरीबन एक जैसी है। दोनों PMT में कामयाबी हासिल करने में नाकाम रहे थे और उन्हें खानदानी दबाव का सामना था। उसके बाद उन्होंने मिडिलमैन की तजवीज करदा रास्ते का इंतखाब किया। शेखर का कहना है कि उन जैसे लोग व्यापम घपले के नेटवर्क का निशाना बनते थे। ये उनकी मार्केटिंग की हिकमत अमली थी, जिसके तहत हमें ऐसे लोगों से राब्ता हुआ। राजीव के भाई के एक रिश्तेदार ने कस्बे में उनसे राब्ता किया और बताया कि फिक्र करने से बेहतर है कि 5 लाख रुपए खर्च करो और मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन कंफर्म कराओ। 20 से 25 हजार रुपए एडवांस देने के बाद उनके कागजात ले लिए गए और उन्हें बताया गया कि उनकी जगह
कोई और शख्स पीएमटी में बैठेगा और उनका नाम दाखिला फेरिस्त में शामिल कर दिया जाएगा। इसके बाद उन्होंने एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला भी ले लिया। राजीव कहते हैं कि जब हम दाखिला लेने गए तो पूरी कमेटी वहां बैठी थी, उन्होंने हमारे कागजात देखे और फिर भी हमें दाखिला दिया। हालांकि हमारे एडमिट कार्ड पर तस्वीर उस शख्स की थी जिसने मेरी तरफ से मेडिकल दाखिले का इम्तिहान दिया था। वो कहते हैं कि ये एजेंट्स, इम्तिहान हॉल में होने वाली गड़बड़ियां, दाखिले की इंक्वायरी कमेटी में बैठे लोग, ये सारा नेटवर्क 10 से 12 लोगों का नहीं हो सकता। ये पूरा सिस्टम काम कर रहा था, लेकिन आज 10 साल बाद हमें सजा दी जा रही है। ये तो हो रहा है, लेकिन ये नहीं देखा जा रहा है कि हम इस जाल में कैसे फंस गए। हमें दिखाकर असल मुजरिम को बचाने की कोशिश की जा रही है। एसटीएफ और सीबीआई ने अपने केसों में सैकड़ों इम्तिहान देने वालों और वालिदैन को भी शामिल किया, जिनसे सिविल ग्रुप्स, विसिल ब्लोअर्स, सियासतदानों और तलबा ने खुद पूछगछ की। बहुत से दूसरे लोग भी ऐसे सवालात उठाते हैं, खासतौर पर इसलिए कि 25 साल पहले से ही पीएमटी घपले के लिए रियासत के मुख्तलिफ थानों में केस दर्ज किए गए हैं। कई रिपोर्ट्स में उनकी तादाद 55 तक बताई गई है। अपोजिशन पार्टी कांग्रेस का कहना है कि आइंदा असेंबली इंतखाबात में बदउनवानी एक बड़ा मसला होगा और जाहिर है व्यापम घोटाला इससे जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में भी VPAPM फ्रॉड की तहकीकात से मुतल्लिक कई दरखास्तें ज़ेर समाअत हैं। थाईलैंड की सुप्रीम कोर्ट ने मंगल के रोज एक बयान में कहा कि साबिक वजीर आजम थॉक्सन शनाउत्रा को वतन पहुंचने के बाद 8 साल कैद की सजा के तहत जेल में डाल दिया गया। बयान में कहा गया है कि 74 साला रहनुमा के खिलाफ उनकी गैर हाजिरी में मुकदमात चलाए गए और 3 केसेस में उन्हें सजा सुनाई गई। शनाउत्रा 15 वर्ष की खुद साख्ता जलावतनी के बाद आज ऐसे वक्त बैंकॉक पहुंचे थे जब मुल्की पार्लियामान में एक नए वजीर आजम के इंतखाब के लिए वोट डाले जा रहे हैं। हवाई अड्डे पर उतरते ही उन्हें फौरन गिरफ्तार कर लिया गया और सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया, जहां अदालत ने उन्हें 8 वर्ष के लिए जेल भेज दिया। मुल्क के नामवर ताजिर से सियासत में कदम रखने के बाद वजीर आजम के आला तरीन ओहदे तक पहुंचने वाले शनाउत्रा को देखने के लिए सैकड़ों लोग बैंकॉक हवाई अड्डे पर मौजूद थे। वो मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 9 बजे डॉन मेवांग हवाई अड्डे पर उतरे। वो सिंगापुर से एक प्राइवेट तैयारी के जरिए आए थे। थाईलैंड में मार्च से ही एक उबूरी हुकूमत कायम है और मुल्की पार्लियामान गुज़िश्ता कई हफ्तों से तअत्तुल का शिकार है। इस सूरत हाल के मद्देनजर फ्यू थाई पार्टी की क़यादत में इत्तेहादी हुकूमत कायम हो रही है। बरतानवी नर्स लूसी लेटवी को 21 अगस्त पीर के रोज 7 नौजायदा बच्चों को कत्ल करने और मजीद 6 को कत्ल करने की कोशिश के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई गई, जिसके तहत अब वो ताहयात कैद में रहेंगी। बरतानिया में लेटवी की जदीद दौर का सबसे बड़ा सीरियल चाइल्ड किलर समझा जाता है। लूसी लेटवी ने सन 2015 के बाद 13 माह के दौरान शुमाली इंग्लैंड के काउंटेस ऑफ चेस्टर अस्पताल के नौजायदा बच्चों की यूनिट में कत्ल के जराइम का इर्तिकाब किया। 33 साला नर्स ने इस मुद्दत के दौरान 5 लड़कियों और 2 बच्चों को कत्ल किया। वो नौजायदा बच्चों को इंसुलिन या हवा के इंजेक्शन लगा देती थी या फिर उन्हें जबरदस्ती दूध पिला देती थी। इस्तिगासा का कहना था कि लेटवी ज्यादातर अपनी रात की शिफ्टों के दौरान वक्त से पहले पैदा होने वाले बच्चों को निशाना बनाने की कोशिश करती थी। बाद में लेटवी को अस्पताल की नौजायदा यूनिट से हटा दिया गया था। सन 2016 में 3 बच्चों के एक सेट में से 2 की मौत के बाद उन्हें नर्स के बजाय दूसरी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उन्हें 2 वर्ष कबल पहली बार गिरफ्तार किया गया था और सन 2020 के अवाखिर में उनकी तीसरी गिरफ्तारी पर उन पर सिर्फ इल्जामात आयद किए गए थे और उन्हें हिरासत में रखा गया था। ज्यूरी ने सबसे पहले उन्हें अगस्त के अवाइल में कत्ल करने के 7 और कत्ल की कोशिश करने के 7 दीगर मामलात में उन्हें कसूरवार करार दिया। ताहम जज इस बात पर मुत्तफिक नहीं हो सके कि क्या उसने दीगर 6 बच्चों को भी मारने की कोशिश की थी या नहीं। उन्हें कत्ल की कोशिश करने के 2 दीगर इल्जामात से बरी भी कर दिया गया। पीर के रोज जब अदालत ने उन्हें सजा सुनाने का ऐलान किया तो लेटवी अपनी सजा सुनने के लिए जेल से बाहर आने से इनकार कर दिया। बरतानवी वजीर आजम ऋषि सुनक ने इस पर कहा कि यह कितनी बुज़दिलाना बात है कि ऐसे हौलनाक जराइम करने वाले अपने मुतासरीन का सामना तक नहीं कर सकते। जून सन 2015 में जिन जुड़वा बच्चों को निशाना बनाया गया था, उनकी मां ने अदालत को दिए गए एक बयान में कहा, आपने सोचा कि हमारे बच्चों की जिंदगी से खुदा की तरह खेलना आपका हक है। इस हमले में जुड़वा बच्चों में से एक हलाक हो गया था। नौजायदा बच्चों की नर्स ने ऐसा क्यों किया, इस हवाले से मुहर्रिकात अभी तक वाज़ेह नहीं है। अदालत की समाअत के दौरान ये बात भी सामने आई है कि नर्स ने मुतासरीन के अहले खाना में काफ़ी दिलचस्पी भी ली। उसने उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को भी तलाश किया और यहाँ तक कि एक मौके पर एक बच्चे के वालिदैन को हमदर्दी का कार्ड भेजा, जबकि बाद में उन्हें उसी बच्चे के कत्ल का मुजरिम भी पाया गया।
ताहम लेटवी बच्चों को नुकसान पहुंचाने की तरदीद करती हैं। बरतानिया की हुकूमत ने इस मामले की आज़ादाना तहकीकात का आगाज किया है। इसमें इस बात का जायजा लिया जाएगा कि आखिर हस्पताल की इंतजामिया ने उसके खिलाफ उठाए गए मुआलिजीन के खदशात को कैसे दूर किया। फिक्र नजर की खास बुलेटिन दूरबीन की गुज़िश्ता पेशकश में नसीम अहमद नदवी, सैयद बहादुर राबिया बिसरी, मौलाना अब्दुल सुभान रहमानी साहबान ने अपना कीमती तबसरा करके हमारी हौसला अफजाई की है। हम अपने तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करते हैं। आप मुझसे और हमारे साथियों से ट्विटर पर भी राब्ता कर सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @फिक्रोनजर। शुक्रिया।